सर जी सर इसके पहले का जो वो क्रॉस था वो एक बार दिखाएंगे स्क्रीन पे। बिल्कुल दिखाएंगे। ये वाला, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला, ये है। सर जी सर। हम्म। सर इसमें मतलब जो एक सेल है जो फर्स्ट वाली उससे मतलब ये जो दो सेल बन रही हैं तो ये तभी तो बनेगी जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो इसमें और नहीं, फिर मियोसिस वन जब कंप्लीट हो जाएगा क्यों? अभी तो मियोसिस में एंटर कर रही हैं। मियोसिस वन जब कंप्लीट कहाँ हुआ? मतलब जब एक सेल से चार सेल बन गई तो मियोसिस टू कंप्लीट हो गया इसका मतलब। एक सेकंड समझो ऐसे। ये जो दो सेल्स दिखाई गई है ना, ये पॉसिबल आउटकम्स दिखाए गए हैं, पॉसिबिलिटी ये दिखाई गई है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दो सेल्स दिखा दी गई कि यहाँ से यहाँ तक आने में। एक सेकंड। हम्म। हम्म, ऐसा सर मत। मेटाफिजिक प्लेट में उसकी अरेंजमेंट दिखाने के लिए सिर्फ ये दो सेल दिखाई हैं। सिर्फ और उसमें भी ध्यान दो, अगर तो यहाँ पे 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स हैं, उसमें से 50 के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा और दूसरी 50 के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अदरवाइज अभी तो मेटाफेज वन चल रही है, अभी तो मियोसिस वन कंप्लीट नहीं हुई, तो दो सेल मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है। तो इट इज जस्ट बिकॉज द पॉसिबिलिटी, हमको दिखाना है कि किस तरह से अरेंजमेंट होगा उसके बारे में, इसलिए ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर बस इतना ही। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा ये कि दो मेन बातें, अगर हम कल के लेक्चर से, लास्ट सेशन के लेक्चर से अगर देखें, तो जो दो मेन बातें हैं वो हमको ये समझ में आई। पहली चीज तो ये है कि अगर कंडीशन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमको जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज मिल रहा है वो कितना मिलेगा? 50-50। हाँ, 50 कुल और मिल, 50 हाँ, रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर 50% रिकॉम्बिनेशन मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है। और अगर वहीं दूसरा केस है कंप्लीट लिंकेज का, तो क्या इसमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं, तो ये हो जाएगा 0% रिकॉम्बिनेंट्स, यानी कि ऑल पेरेंटल टाइप्स। तो ये एक एक मोटा मोटा मोटी बातें जो है इसमें, ये निकल के आई थी कल के डिस्कशन से। अब इसके बाद हमको बेसिकली ये देखना है कि ये जो 50% रिकॉम्बिनेशन है ये तो ठीक है, 0% रिकॉम्बिनेशन ये भी हमने देख लिया, लेकिन ये जो रेंज आ रही है 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन, या इसको 50 ना कहते हुए अगर इसको हम अप टू 50% कह दें, 0 से लेके अप टू 50%, तो ये रेंज कैसे आ रही है? और ये रिकॉम्बिनेशन की ही बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। इसका, या ये किस स्थिति में आ सकती है, किस सिचुएशन में ये डेवलप हो सकती है, साथ ही साथ हम लोग जो दूसरी सिचुएशन है यानी कि 50% रिकॉम्बिनेशन की, उसको भी थोड़ा सा, यानी ये वाली कंडीशन, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे इलाबोरेट करके। तो इसको, अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करें, ये वाला जो पूरा है, इसको हम ये कह सकते हैं, लेट्स मॉडिफाई इट हियर इटसेल्फ। इसको हम ये कह सकते हैं कि 1% से लेके अप टू 50%। ठीक है, अप टू 50%। तो ये एक्चुअली में 50% पहुंचता नहीं है, जैसे ही ये 50% पहुंच जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 50% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंडीशन हो जाएगी। अप टू मतलब पहुंच रहा है, तो अप टू कहें या ज़्यादा एक्यूरेटली इसको लेस देन कह सकते हैं, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। तो इसमें हमको बेसिकली
दो टाइप की सिचुएशन जो है वो देखनी है, और ये दोनों की दोनों सिचुएशन कहाँ पे लाई करेगी? दिस विल बी द केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज एंटायरली डिफरेंट केस की सभी के सभी कॉम्बिनेशंस जो प्रोजेनी में मिलेंगे वो पेरेंटल टाइप्स के होंगे। कंडीशन बन रही है ये दो जो है उसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से दिखाना चाहें, कल यही दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इनकम्प्लीट जो लिंकेज है इसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस पहली जो है वो 1 है सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन 2 इसको हम मान लेते हैं। सिचुएशन 1 की हम बात कर लेंगे पहले। सिचुएशन 1 क्या कह रही है? लेट्स डिस्कस इट। पहली सिचुएशन ये हमको बता रही है कि यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो है फ्रॉम 1% टू लेस देन 50%। और इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए फिर हम लोग एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। सो उधर चला गया, यहाँ पे okay. दिख रहा है? छोटा लग रहा है ना? नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है। इसमें देखो कि सपोज करो वही कंडीशन कि 100 सेल्स हैं और ये मियोसिस में एंटर कर रही हैं, और इनका जो जीनोटाइप है वो वही है। इसको हम दूसरी तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, वी कैन इंडिकेट इट लाइक दिस। तो बात वही है, ऐसे करके दिखाएं या जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप देखिए क्या हो रही है। 100 सेल्स हैं विच आर अंडरगोइंग मियोसिस। इन 100 सेल्स में से 80 सेल्स जो हैं उनमें किसी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। ये हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स में, एंड इट डिपेंड्स कि एक तो क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं होगा, ये भी वेरिएबल है। दूसरी चीज़ ये है कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स जो है वो कितना अफेक्ट होंगी उस क्रॉसिंग ओवर से, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द जीन्स विद इन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग समझ लें। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सेल्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करेंगी ही। तो एक चीज ये हो गई, 80 सेल्स में क्या हुआ? कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। 20 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हुई। अब ये क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट आप लोग समझ लीजिएगा, ऑलरेडी हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, कि यहाँ पे सिंगल क्रोमैटिड है, यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स हो जाएंगे क्योंकि एस फेज पास कर चुकी है। तो यहाँ पे दो क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के भी, दो क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के, क्योंकि ये चीज़ कैलकुलेशन में भी रोल प्ले करेगी, इसलिए ये आपको याद रखना है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वहां पे क्या है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। कितनी सेल्स में? 20 सेल्स में। सिंगल क्रॉसओवर इसको क्यों कह रहे हैं? सिंगल क्रॉसओवर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में, इन दोनों में ये क्रॉस बना, ये येलो से हाईलाइट कर दिया हमने। यहाँ पे इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हैं, इसमें भी दो क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन इन दोनों का एक एक क्रोमैटिड ही पार्टिसिपेट कर रहा है इन द क्रॉसओवर इवेंट। सिंगल सिंगल क्रोमैटिड दोनों क्रोमोसोम्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और एक्सचेंज जो है वो स्पेसिफिक जीन का हो रहा है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो लेट मी हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर। ये बी वाला जो है इसी का एक्सचेंज हो रहा है। देखो इधर, यहां पे देखो, यहां पे ये बी वाला जो है, स्मॉल बी चला आया ऊपर वाले क्रोमोसोम के पास और बड़ा बी चला आया नीचे वाले क्रोमोसोम के पास। ये देखो, तो इसका मतलब सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर है। एक जीन जो है वो इधर से उधर जा रही, कैपिटल ए यहां भी था, यहां भी है, स्मॉल ए यहां नीचे वाले के ही पास था, यहां भी नीचे ही वाले के पास है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल क्रॉसओवर। एक से ज्यादा जीन्स अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो डबल क्रॉसओवर होता है, दो से ज्यादा तीन होती है तो ट्रिपल क्रॉसओवर होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल क्रॉसओवर। तो यहाँ पे एक जीन का एक्सचेंज हो गया ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इवेंट इन 20 सेल्स। ऊपर आप देखें तो ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन था इस सेल का वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, सिंपली जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हमको नजर आएंगे, अब यहाँ पे क्या है, दोनों होमोजाइगोस मतलब डोमिनेंट वाले हैं, तो ये फिर सेपरेट आउट होंगे। तो यहाँ पे हमको जो भी कॉम्बिनेशन नजर आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, इट विल बी पेरेंटल टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमीट्स हो गए। अब यहाँ पे इसके पीछे का हमने बनाया नहीं, वो आपको मालूम है, लास्ट पिछले उसमें बनाया था हमने। ये पेरेंटल टाइप हो गया और क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 20 सेल्स हैं, इसमें आप अगर यहाँ पे ये ऊपर वाला जो क्रोमेटिड है ये गया इस सेल के पास, इसका जो कॉम्बिनेशन बना वो बना कैपिटल ए कैपिटल बी। नीचे वाली जो क्रोमेटिड थी दैट पार्टिसिपेटेड इन द क्रॉसिंग ओवर, तो यहां पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, तो यहां पे कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो गया। देखिए आप, ये चेंज हो गया। सिमिलरली यहां पे ऊपर वाला जो क्रोमेटिड है इसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, लेकिन नीचे वाले क्रोमेटिड का कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक पेरेंटल टाइप। तो इस वाले इवेंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अब आप यहां पे क्या कह सकते हैं, मान लीजिए 20 सेल्स हैं, ठीक है, देयर आर 20 सेल्स, और इन 20 सेल्स से हमारे पास टोटल कितनी गैमीट्स तैयार हो रही हैं, देख लीजिए। 20 सेल से कितने गैमीट तैयार होंगे बताओ, कैलकुलेशन। 80 गैमीट्स तैयार हो जाएंगे, नो डाउट। इन इन 80 गैमीट्स में से कितने जो है रिकॉम्बिनेंट है और कितने पेरेंटल टाइप, यस। तो 40 रिकॉम्बिनेंट हो गए और 40 पेरेंटल टाइप के हो गए। देखो, क्रॉसिंग ओवर तो सभी सेल्स में हुआ, लेकिन इस क्रॉसिंग मतलब इस 20 की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 80 भूल जाओ, वो तो उसकी कहानी अलग ही है, उससे तो अब कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उन सेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई। तो क्रॉसिंग ओवर सभी 20 सेल्स में हुई, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर ओनली हाफ ऑफ द सेल्स, हाफ ऑफ द गैमीट्स रिजल्टेड इन द रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जीन्स। तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर, अगर सिर्फ इस घटना की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर यहां पे कितना हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ 100%। सिर्फ नीचे वाले की बात कर रहे हैं हम। डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम इसको मिटा देंगे, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ इन 20 सेल्स की बात करो, क्रॉसिंग ओवर हुआ कितना, सभी 20 सेल्स में हो रहा है ना। क्रॉसिंग ओवर इन सेल्स, सेल की बात करेंगे हम, सभी 20 सेल्स में हो रहा है, तो 100% क्रॉसिंग ओवर हो रही है। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 100% क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिल रहे हैं, 50%। तो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स या रिकॉम्बिनेंट्स जो हमको मिल रहे हैं वो 50%। इसका मतलब देयर इज अ लिमिट टू रिकॉम्बिनेशन, कि अगर 100% सेल्स, सभी सेल्स में भी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, उस केस में भी रिकॉम्बिनेंट्स 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई।
जी तो सर। इस तरह के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसको हम अभी मिटा रहे हैं क्योंकि इसके लिए अलग डायग्राम है, वहां पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए लेट्स लीव इट हियर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बेसिकली समझना क्या है। अब अगर हम ओवरऑल देख लें, ओवरऑल, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है, या चलो ऐसे नहीं मानो, सिंपली ये बताओ कि यहाँ पे ओवरऑल रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है वो 50% है या 50% से कम है। कम है सर। 50% तो सिर्फ एक ही केस में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल लेंगे तो कम है। बिल्कुल। तो अब हम नंबर ऑफ केम इस तरह से अगर हम बात कर लें सिंपली, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पार्ट्स जो हैं वो क्या है, पेरेंटल हैं, और 2 पार्ट्स सिर्फ जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। दो ही तो हैं ये रिकॉम्बिनेंट, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर यहां से सिंपली तुमको निकालना हो कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है, तो कैसे निकालोगे? टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 6 + 2 यानी कि 8 पार्ट्स हो गए। तो इन 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट का है, तो 8 पार्ट का 2 पार्ट कितना होता है? 25%। इसका मतलब ये हो गया कि 25% रिकॉम्बिनेंट्स तैयार हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 50%। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सीधा सीधा है। तो सर ये परसेंट वाला नहीं समझ आया। अरे भाई, टोटल कितने गैमीट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, सर पांच ये छः। कैलकुलेशन नहीं समझ आई। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान है भाई। अरे छः, ये इतना समझ में आया कि 6 पार्ट्स जो है वो पेरेंटल हैं जी सर। और 2 रिकॉम्बिनेंट हैं। ये तो समझ में आया ना? जी सर, ये 25% कैसे? अरे भाई, तो 6 और 2 कितने हो गए? टोटल 8 पार्ट्स बन रहे हैं। तो 8 पार्ट में हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो कैसे, परसेंट कैसे निकालते हैं? एक्स अपॉन टोटल इंटू 100। तो एक्स ही हमको निकालना है, एक्स हमको मालूम नहीं है। नहीं, एक्स भी तो मालूम है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। भाई देखो, ऐसे समझो, 8, 8 में से 2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो 8 2 का कितना परसेंट है? सॉरी, 2 8 का कितना परसेंट है? तो इसको निकालने के लिए 2/8 × 100 करो। 200/8 हो जाएगा। दिस विल कम टू बी 25%। ऐसे समझो ना, नहीं समझ में आया? आ परसेंट गया सर। कहाँ आ गया? कुछ नहीं आया। सर वो फॉर्मूला उल्टा सीधा हो जाता है थोड़े टाइम में। अरे, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको ऐसे सिंपली परसेंट में निकालना है हमको। परसेंट का मतलब होता है 100। ऐसे कोरिलेट करो, तो 100 बराबर यहाँ पे 8 है, क्योंकि टोटल 8 पार्ट्स हैं तो उसको हम वो मान रहे हैं, ठीक है। अब हमको एक्स एक्स जानना कि कितना परसेंट होगा, और किसका जानना है? रिकॉम्बिनेंट का। तो रिकॉम्बिनेंट कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 2। तो सिंपल सा है हिसाब किताब, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। 100/x = 8/2, 4, और x को इधर ले जाओ, तो 100/4 25 आ गया परसेंट। ऐसे कोरिलेट करके करोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी। ये सब लगाने से आ जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल हमको ये समझना है यहाँ पे, इस फिगर के माध्यम से हमको सिर्फ ये समझना है कि जो हमने ऊपर कंडीशन बताई थी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम 1% टू लेस देन 50%, तो यहाँ पे हमारा 25% निकल के आ रहा है। अब जो दूसरी सिचुएशन है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज की सिचुएशन नंबर 2 की हम बात करें यहाँ पे, सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 2 क्या कह रही है? सिचुएशन 2 कह रही है कि रिकॉम्बिनेशन 50%,
और इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर रिकॉम्बिनेशन 50% है तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. इधर कर देते, नहीं तो कहीं और चला जाएगा. दिस ओके. इसमें पता नहीं क्या हो गया, ये वो छोटा लग रहा है, इनहांस नहीं हो रहा है. अच्छा एक सेकंड. अब होगा. इट्स गुड. ठीक है. तो अब इसमें देखो जो सेकंड सिचुएशन, इसमें क्या है कि टोटल कितनी सेल्स हैं हमारे पास. यहाँ भी वही कंडीशन, 100 सेल्स हैं, मियोसिस में एंटर कर रही हैं, और इसका भी यही है अगर हम इसका जीनोटाइप बताएं आपको. अब ये जो 100 की 100 सेल्स हैं, इन सभी सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ. ऊपर हमने देखा था सिर्फ 80 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, सॉरी सिर्फ 20 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जबकि यहां पे सभी 100 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो गया. अब क्रॉसिंग ओवर यहां पे भी सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला बी और ये वाला बी, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे. तो ये छोटा बी जो है ये ऊपर वाले क्रोमोसोम में पहुंच जाएगा, यहाँ पे देखो, और ये बड़ा बी जो है वो नीचे वाले क्रोमोसोम में आ जाएगा. तो ये यहाँ पे आ गया. ठीक है. और इसकी वजह से देखो ऊपर का क्रोमेटिड चला गया इस गैमीट में, तो यहाँ पे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिल गया. यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाला चला आया, नीचे इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था, तो ये भी हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल गया. लेकिन दो हमको नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिले जहां पे जिन क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हुई थी. तो दिस एंड दिस, ये दोनों हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हो गए. तो यहाँ पे तो सीधा सा हिसाब है कि 4 हैं, 4 में से 2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और जो 2 येलो वाले पेरेंटल हैं. तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई, 50%. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सभी सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो 100% क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है मीन्स 50% रिकॉम्बिनेशन. क्लियर है? जी सर. चलो अब इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम यहां पे देख लेते हैं. लेट्स सी. पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हम नोट करना चाहते हैं ताकि आगे आसानी रहे चीजों को समझने में. तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हो सकते हैं. या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो जैसा कि यहां पे हो रहा है. यहां पे तो खैर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है इसमें तो खैर. वैसे इसको हम लेट्स सी क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला अगर हम हटा दें तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. लेट्स सी, ऊपर भी हटा देते हैं, कहीं और लिखे तो नहीं है. नहीं, यहाँ तो ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 50% रिकॉम्बिनेंट्स को जन्म देता है, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अ डिफरेंट फिनोमेना. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को एक साथ ले आने की जरूरत नहीं है. ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कल हमने बताया था, समझ में आया था कि क्यों क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं भी होगी तो उस केस में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जीन जो है यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ए और बी. हाँ वहाँ अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था ना. हाँ एग्जैक्टली. तो उस कंडीशन में भी रिकॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में क्रॉसिंग ओवर होने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है.
मेन तो मुद्दा यही है ना। सही कह रहे हैं कि नहीं, तंजीला समझ में आ रहा है? जी जी। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो कैसे होता है? भाई अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कोई जीन है और उसके नॉन होमोलॉग पे दूसरी जीन है, या इसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे वो जीन जो है वो बहुत ही दूर है, डिस्टेंटली लोकेटेड, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगी जीन, एक जीन का दूसरे सर जीन। हाँ। सेम ही क्रोमोसोम पे है तो बिना क्रॉसिंग ओवर के कैसे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगी? बिना क्रॉस सेम है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर डिफरेंट पे है तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, क्योंकि रिसेसिव वाला ऊपर अरेंज हो या फिर डोमिनेंट वाला ऊपर अरेंज हो। ये तो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे अरेंज है। नहीं, सेम पे भी होगा अगर, तो फिर अगर क्लोजली प्लेस्ड नहीं है जीन्स तो वो बिना इंडिपेंडेंट। क्रॉसिंग ओवर के कहाँ हो जाएगा? सर तो बिना क्रॉसिंग ओवर हुए ही नहीं तो जीन का टुकड़ा एक्सचेंज कैसे होगा? तो कैसे? अगर सेम पे है तो क्रॉसिंग ओवर ही एक फिनोमेना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। फिर से बताओ, हम क्या कह रही हो? नहीं ठीक है, बोलो। सर मतलब जैसे सेम ही क्रोमोसोम पे दो जीन है वो डिस्टेंटली लोकेटेड है, ठीक है। तो फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट एक दूसरे से तो होंगी नहीं, बिना क्रॉसिंग ओवर के कैसे होंगी? जैसे जो भी आपने बनाया अगर इन दोनों जीनों को अलग अलग जाना है बिना क्रॉसिंग ओवर के तो वो कैसे जाएंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आपने ये लगा लिया कि जीन्स को अलग अलग ही जाना है इन ऑल द केसेस। ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक जीन दूसरे जीन से कहीं जाने में डिपेंड ना कर रही हो, बस साथ साथ नहीं जाना है। कि अगर हमारा रूममेट है, भैया तू जइबो राखी में घरे, हमहू चलब, तू जइबो तब्बे चलब, नहीं तो ना ही जाब। वो कंडीशन नहीं है, तुमको जाना है तुम जाओ, हमारी मर्जी होगी हम जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर एक जीन जाएगी तो दूसरे को तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सर एक ही क्रोमोसोम पे तो अरेंज है तो बिना क्रॉसिंग ओवर के टुकड़ा थोड़ी ना अलग होके जाएगा, पूरा क्रोमोसोम ही तो जाएगा, तो दूसरी जीन भी जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा पॉइंट है। बात कहाँ शुरू हुई थी, हम भूल गए। बात यहां शुरू हुई थी, चलो ठीक है डिस्कस करो, गुड। बात यहां शुरू हुई थी कि जो देखो, दो चीजें हैं। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू भी रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो तैयार हो सकते हैं, और दूसरा जो है वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो तैयार होते हैं। what is the difference between these two types of recombinants prepared by these two different types of processes? तो पहले तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? हमको डेफिनेशन कोई बता दे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तुम लोग वो पेपर दे के पास भी कर चुके हो, बताओ। सर जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जी। कोई अलग अलग कैरेक्टर्स को कोड करने वाली जो जीन्स होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है कि वो मतलब एक साथ ही जाएंगी या किसके साथ जाएंगी, वो जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकती हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल, उनको तो तुम कह, अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए या सेम, ये कंफ्यूजन है।
तो ऐसी कंफ्यूजन हमने अभी क्या बताया? विंध्या हो भैया कि कहीं सो रहे हो? बताओ, कुछ इनपुट दो अपना। अरे नहीं सर, सो नहीं रहे। तो बताओ, जग रहे। कुछ इनपुट दो। सर अगर होमोलॉगस पेयर पर अलग अलग हैं तो फिर जा सकती हैं अलग, मतलब एक दूसरे के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है क्रॉसिंग ओवर का, जा सकती। देखो सर प्रियंका का मतलब ये है कि एक ही पर होती नहीं ना वो, या फिर पहले ही क्रॉसिंग ओवर कर चुकी हैं होंगी तब भी जा सकती हैं। नहीं, प्रियंका का कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक क्रोमोसोम पे जीन्स मौजूद हैं तो वो एक ही साथ जाएंगी, यही कहना चाह रही प्रियंका। जी सर, बिना क्रॉसिंग ओवर के वो कैसे अलग होंगी ये हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बिना क्रॉसिंग ओवर के वो कैसे अलग होंगी? जैसे एक जीन, फिर से हम यहाँ बना दे रहे, एक जीन ये है और दूसरी जीन यहाँ पे ये है, दोनों अलग अलग डिस्टेंटली प्लेस्ड जीन है ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो हमने क्या कहा था? कुछ तो हमने कहा था ना, जिसके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्रॉसिंग, ये दोनों कैरेक्टर की जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है। अगर सेम ही क्रोमोसोम पे है तब तो क्रॉसिंग ओवर हुए बिना वो अलग अलग हो ही नहीं सकती। यही तो बात है। हाँ, बात तुम भी सही कह रही हो। तो अच्छा चलो, ठीक है। अगर सेम मेन मसला यही है कि सेम क्रोमोसोम पे दो जीन्स डिस्टेंटली प्लेस्ड हैं, तो क्या क्रॉसिंग ओवर के बगैर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? मसला तो यही है ना, सवाल यही है ना। जी सर। हाँ सर, यही सवाल। तो सवाल अगर यही है तो हमको एक चीज बताओ, अगर ये दोनों एक साथ चली जा रही हैं अगली जनरेशन में या गैमीट में, तो क्या हम इनको लिंक्ड जीन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, कहेंगे, मतलब दूर 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 प्रेजेंट है तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ये भी हमने पॉइंट ऐड कर दिया। क्रॉसिंग तो ओवर लिंक नहीं कहेंगे। लिंक्ड कैसे? मतलब कई के साथ इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हुई है लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो सकती है इनमें। और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जीन्स जो है वो साथ साथ इसमें प्रोबेबिलिटी है कि ये अलग अलग जा सकती हैं। अलग अलग जा सकती हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है, देखो तो आपने तो कहा था कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, तब हमने कहा था, तब लिंक है आप। हाँ, बात से नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगी तो उस केस में इसको तुम लिंक्ड जीन कहोगी? मतलब अगर पक्का है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो फिर क्रॉसिंग तो ओवर लिंक है। होने का हम्म अगर चांस नहीं है उनमें क्रॉसिंग ओवर होने का तो ही वो लिंक्ड है। हम्म, अगर चांस है तो वो लिंक्ड नहीं है। बिल्कुल ये तो सही। डिपेंड करता है ना, जरूरी थोड़ी क्रॉसिंग ओवर हो ही रहा हो। पहुंच गई बहुत सारे तंजीला। होता- हाँ हाँ, तंजीला सही जगह पहुंच गई, वेरी गुड। देखो प्रियंका, क्या कह रहे थे हम खुद ही। तुम जो कह रही थी हम समझ रहे हैं और हम समझा रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंटली प्लेस्ड हैं दीज टू जीन्स, and if there is no possibility of crossing, sorry, if there is possibility of crossing over and separation of these two genes, तो उस केस में हम इनको completely linked genes नहीं कह सकते हैं। they will assort independently at a point of time, क्योंकि हमने कंडीशन देखी कि क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन each and every case, in each and every meiosis and for each and every gene, सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी, और उस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पे ये दोनों जीन्स अलग अलग जा सकती हैं, तो इसका मतलब कि दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। प्रियंका की भी बात सही है कि अगर
वास्तविकता में रियल टर्म्स में उनको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करना है तो क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। इसीलिए जो डेफिनेशन है कि जो जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम दे टुगेदर फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप, और उस लिंकेज ग्रुप को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। तो चलो ठीक है, इस इतने सारे डिस्कशन से कुछ मतलब कुछ इस तरह के फैक्ट्स निकल के आए कि जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में आपको मदद कर सकते हैं। सर लेकिन ये कहाँ पता चला कि क्रॉसिंग ओवर के बिना ये दोनों जीन्स कैसे इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रही हैं? हाँ, ये इस निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक डेफिनेशन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है वो क्या है? वो यही है ना कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं करेगी अपने जाने आने के लिए। तुम बताओ, अगर डिस्टेंटली प्लेस्ड जीन्स हैं जैसा कि यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है, क्या वाकई में ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं? हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड वाली जीन है या जो येलो वाली जीन है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, रोक नहीं रही है, लेकिन हाँ, अगर एक जाएगी तो दूसरी भी चली जाएगी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। मानोगी कि नहीं मानोगी? जी सर, अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर तो एग्जैक्टली हो रही है इंडिपेंडेंटली हाँ, असॉर्ट, लेकिन वो जा दोनों एक साथ ही रही। जा रही हैं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक का जाना दूसरे के जाने पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमको यही चीज समझनी है, ये टर्म समझना है। तो अब हाँ, अब इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जो टर्म्स हमको यहाँ पे जानने थे या जो पॉइंट्स हमको याद कर रखने हैं वो हैं, पहली चीज तो ये है कि इसका मतलब ये हो गया, अभी ऊपर हमने शायद ये लिख भी दिया है, चलो उसको प्रॉपरली लिख देते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सेल्यूलर प्रोसेसेस। और वो दोनों सेल्यूलर प्रोसेसेस हमने अभी ऊपर देखे, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में क्या होगा कि हमेशा 50% यानी कि ऑलवेज 50% रिकॉम्बिनेशन होगा या रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। जबकि क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के केस में हमको पूरी रेंज मिल सकती है, और उस कंडीशन में यानी कि यहाँ पे रेंज वो जो ऊपर हमने कहा था 1% टू लेस देन 50% वाली सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। अप टू 50% भी उसको कहीं कहीं कहा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर सपोज टर्म यहां पे ऐड कर दे रहे हैं, जीन्स विद लेस देन 50% recombination are present on same chromosome। एक चीज ये हो गई, और यहां पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर के ही केस में अगर हम देख लें कि
अगर जो ऐसी जीन्स हैं, जीन्स with equal to 50% recombination, इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है। दो सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ऐसी जीन को हम क्या कहेंगे, अनलिंक्ड। और दूसरी सिचुएशन यहां पे क्या हो सकती है कि लोकेटेड फार अपार्ट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। ऊपर वाली को हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। ध्यान से समझो, अगर 50% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं तो एक कंडीशन ये हो सकती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से 50% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉसिंग ओवर के केस में अगर अप टू 50% वाला केस आ रहा है, यानी कि जीन्स विद इक्वल टू या अप टू 50% रिकॉम्बिनेशन, तो यहां पे कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो वो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी, जिसको हम अनलिंक्ड जीन कहेंगे, या दे विल बी, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे हैव टू बी लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उसी केस में हमको 50% रिकॉम्बिनेशन जो है वो मिल सकता है। लेस देन 50% में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो लिंक्ड जीन्स है, तभी वो रिकॉम्बिनेशन जो है वो 50% से कम आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली जो है देख लेते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमने बताया 25% आया या 50% आया, उसको एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। गार्डन पी, और इसमें दो ट्रेट्स हमने ले लिए, 2 ट्रेट्स, और वो ट्रेट्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया पॉड शेप और दूसरा हो गया पॉड कलर। और इसमें भी दो वेरिएशंस हैं। इसमें दो वेरिएशंस क्या हैं? इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। हाँ, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड कह दिया हमने और कॉन्स्ट्रिक्टेड कह दिया। इन्फ्लेटेड वाला जो होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली पॉड कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है और ग्रीन कलर है। तो इसमें जो येलो कलर है वो क्या है? डोमिनेंट। नहीं, ग्रीन डोमिनेंट होता है यहाँ पे। मैंने तो येलो सीड का डोमिनेंट। हाँ, तो यहाँ पे सॉरी, इसको कैसे, बी, स्मॉल बी रेसेसिव है ना ये, तो स्मॉल बी से इसको कर दिया और इसको कैपिटल बी से कर दिया फिलहाल, जस्ट फॉर द इंडिकेशन। तो इस तरह से हमने दो ट्रेड्स ले लिए और उसमें डोमिनेंट रेसेसिव, ये आप इसके सिंबल से ही समझ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें क्रॉस कराया गया किसके किसके बीच में? ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि ये वाला इस टू ये वाला,
कलर कोडिंग आप यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं, शेप कलर के क्या है। अगर कैपिटल है तो इसका मतलब इन्फ्लेटेड ग्रीन हो जाएगा। चलो एक बार को लिख देते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेटेड ग्रीन है ये, और ये वाला क्या है, कंस्ट्रिक्टेड येलो। तो इसका जब क्रॉस कराया हमने, तो क्रॉस कराने से जाहिर सी बात है जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस तरह की मिलेगी। तो ये जो जनरेशन होगी दिस विल बी कॉल्ड एज इन्फ्लेटेड ग्रीन, हेट्रोजाइगस स्टेट में मिलेगी ये। अब इस ये P हो गया, ये F1 हो गया, इस F1 का हमने कराया टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जब कराया तो AABB का क्रॉस हमको कराना पड़ेगा रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है। तो दिस इज टेस्ट क्रॉस, और इस टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट निकल के आया, यानी कि रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही हमको कैलकुलेशन सारे निकालने हैं। तो 4 तरीके के हमको कॉम्बिनेशन मिले हैं यहाँ पे। पहला जो है AABB, दूसरा है ये वाला, तीसरा है दिस वन, एंड फोर्थ वन इज दिस। इसकी जो संख्या है वो है 445, इसकी है 455, दिस इज 51 एंड दिस इज 49। ये दोनों के दोनों क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट, सॉरी ये दोनों के दोनों हैं पेरेंटल टाइप्स, और ये दोनों के दोनों हैं रिकॉम्बिनेंट। कैसे हैं बताओ, कोई बताएगा? वो F1 वाला पेरेंट है और ये टेस्ट क्रॉस है। बिल्कुल सही। एक्चुअली में यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। जो मतलब अगर ऐसे जीनोटाइप से समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप फिनोटाइप से समझ सकते हैं। ये क्या है, ये इन्फ्लेटेड ग्रीन हो जाएगा, ये कंस्ट्रिक्टेड येलो हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था। ये क्या निकल के आ रहा है, ये इन्फ्लेटेड येलो और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन निकल के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये नया कॉम्बिनेशन बना, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया था। तो इनकी वैल्यू ये लिखी हुई है, पेरेंटल की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो जितने रिकॉम्बिनेंट्स हमारे तैयार हुए उनकी फ्रीक्वेंसी हमको देखनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन is equal to number of recombinant या recombinants upon total number of progeny into 100। तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने हैं, 51 और 49 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 हो गई ये। और पेरेंटल कितने निकल के आ रहे हैं, 445, 455, 900। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 900 और 100, 1000। तो बहुत आसान है निकालना। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हो गए हमारे 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी 900, सॉरी 1000। टोटल देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, वन 1000 इंटू 100। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमारी निकल के आई है दैट इज 10%। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। नो सर। अच्छा, अब इसमें देखो, फिर वही कहानी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी आ गई 10%। हम ये बात ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अच्छा, ये तो आपको फैक्ट मालूम ही होगा कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स भी हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा, क्योंकि 10% यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। एक चीज ये जो हमने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि अगर 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो बताओ कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। 10%। है ये भी तो 10 होगी। चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा। कुछ यहाँ पे लिखा है हमने, पीला पीला कर दें, येलो येलो, डर्टी फेलो। अभी बताया कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, ध्यान रखना। पूरा हमने एक्सप्लेन किया, एलाबोरेट किया इसको। बताओ सर क्या दिया हुआ है? 10% रिकॉम्बिनेंट दिया हुआ है। हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर के 20%। यस, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी विल बिकम 20%। इसको हम फिर से इलाबोरेट नहीं करेंगे अभी, इसमें नोट्स में गो थ्रू होना, लेक्चर अभी हम रिकॉर्ड किए हैं उसको भी दे देंगे, वो भी देख लेना, समझ लेना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने में तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हमको डेटा दिया हुआ है तो हम बड़ी आसानी से इसका आउटकम निकाल सकते हैं। तो आज इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग देखेंगे मॉर्गन का वर्क क्या हुआ था इसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद जेनेटिक मैपिंग एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि जीन मैपिंग कैसे होती है, 2 पॉइंट क्रॉस का और 3 पॉइंट क्रॉस का, दोनों का हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो कल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट था, खैर कल भी बहुत। देखो इन सब से ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पूरी कहानी पढ़वाते हैं और उसके बाद वो एक डेटा देंगे और कहेंगे भैया इसको बताओ जरा, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बेस्ड क्वेश्चंस उसमें लगा लेना, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें नहीं मिलेगा। हम वैसे भी अलग से हम क्वेश्चंस अभी आप लोगों को और देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तो हम और क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दी वो जो